बजट पर आज संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद पहले 2 बजे और फिर पूरे दिन के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से दूर भाग रही है। मेघालय और नागालैंड में बीजेपी ने चुनावी फॉर्मूला तय कर दिया है। बीजेपी ने मेघालय की सभी 60 सीटों पर लड़ने का फैसला कर लिया है, जबकि नागालैंड में 20 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। वहीं मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के एक आतंकवादी से परफ्यूम आईईडी बरामद किया है। जम्मू कश्मीर के नरवाल में आतंकी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से परफ्यूम आईईडी मिला। डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक अगर कोई इसे दबाने या खोलने की कोशिश करेगा तो आईईडी ब्लास्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आईईडी ब्लास्ट मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के संपर्क में थे। इस मामले में पुलिस ने एक टीचर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुर्रियत नेता काजी यासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। काजी यासिर की कमर्शियल संपत्ति को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। आरएसएस के सरकारेबाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। उनकी पूजन पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन सभी का डीएनए एक है। पाकिस्तान में महंगाई से हालात और बेकाबू हो गए। पेट्रोल और बिजली के बाद रोजमर्रा के सामानों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान में दूध 226 रुपए लीटर बिक रहा है, वहीं घी की कीमत 1500 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। अंडर 19 भारतीय महिला टीम आज दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने टीम को बधाई दी और फूल माला से उनका स्वागत किया। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर भारतीय महिला टीम ने खिताब पर कब्जा किया है। आज संसद में विदेशी सांसदों के सामने जो भी कुछ हुआ, उन तस्वीरों को देखने के बाद आपको भी तकलीफ हुई होगी। आप भी शर्मिंदा संभवतः आज हो जाएंगे। विदेशी सांसद भारतीय लोकतंत्र से सीखने आए थे, लेकिन सवाल यह कि हम क्या सिखा पाए। बड़ा सवाल यह कि आखिर ब्रांड इंडिया को बदनाम करने वाली ये बदनामी ब्रिगेड कब सुधरेगी। आज आपको विश्व गुरु पर बट्टा लगाने वाले बर्ताव की पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। तस्वीर देखिएगा, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी तस्वीर। आज की दूसरी बड़ी खबर है बाबा बागेश्वर से जुड़ी हुई है। संगम नगरी प्रयागराज में कैसे बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र का शंखनाद कर दिया और कौन कौन से लोग हिंदू राष्ट्र के लिए उनकी सेना में हैं। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। क्या संतों की सेना बना रहे हैं बाबा? इसके अलावा आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आतंकवाद पर पाकिस्तान घड़ियाली आंसू बहा रहा है। पेशावर में मस्जिद ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान यह तो कह रहा है कि उसने मुजाहिदीन पालकर गलती कर दी। पाकिस्तान ने भी माना कि उसी ने आतंकिस्तानी बनाया है, लेकिन यह कबूलनामा कैसे पाकिस्तान के नकली आंसू है, यह हम आपको दिखाएंगे। साथ ही आज की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, आध्यात्म की राजधानी अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही है, क्योंकि अवध में राम आए हैं। नेपाल से शालिग्राम की शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। आज आपको श्रद्धा से सराबोर अयोध्या की खास तस्वीरें घर बैठे कीजिए प्रभु राम के दर्शन। आज की 4 बड़ी खबरें। आज सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, आज हम अतिथि देवो भव यानी कि मेहमान को भगवान मानने वाले भारत की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसे देखकर शायद आज आपको शर्म भी आएगी, आपको हो सकता है गुस्सा भी आएगा और आप खुद से सवाल भी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारतीयों की कथनी और करनी में अंतर क्यों है भाई। और क्या हम मेहमानों के घर आने पर भी अपनी आपसी लड़ाई झगड़े को कुछ देर के लिए किनारे रखकर उनका सत्कार नहीं कर सकते? मतलब आमतौर पर होता है ना कि जब घर की कोई लड़ाई होती है लेकिन कोई मेहमान घर पर आता है तो उसके सामने हम नहीं लड़ते हैं, उसके सामने हम आपसी विवाद को साइड रख देते हैं। बाहर से आए किसी भी मेहमान के सामने हम आपस में नहीं लड़ते हैं। आप जानते हैं भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और इन 140 करोड़ लोगों के केंद्र में है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है हमारी देश की संसद को। लेकिन आज क्या हुआ, तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज लोकतंत्र के इसी मंदिर में भारत के बाहर से आए मेहमानों के साथ जो भी कुछ हुआ वो आज आपका सिर शर्म से झुका देगा, क्योंकि आज देश के ही कुछ विपक्षी सांसदों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर अर्थव्यवस्था और गिरते सेंसेक्स के मुद्दे पर बहस की मांग करते हुए संसद नहीं चलने दी। देखिए, ऐसा कई बार होता है कि आपके और हमारे घर में कुछ मेहमान आते हैं, मैंने आपको बताया, तो उनके आने से पहले परिवार में आपस में कुछ भी विवाद होता है ना,
लेकिन जैसे कोई मेहमान आ जाता है तो सब अपने विवाद भुलाकर मेहमान के आदर सत्कार में हम जुट जाते हैं, उसकी आवभगत कराते हैं, उसे अच्छा और आनंदित महसूस कराते हैं। जब वो मेहमान चला जाता है तो आपस में बैठकर हम विवाद को सुलझा लेते हैं। मतलब होता है ना कि भाई मेहमान के सामने, कम से कम उसके सामने हंगामा, शोर शराबा, गलत मैसेज नहीं देना चाहिए। आज क्या हुआ, 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी कुर्सी पर आसीन हुए और कुर्सी पर बैठते ही उन्हें संसद में मौजूद सभी सदस्यों का परिचय अफ्रीकी देश जाम्बिया से आए कुछ मेहमानों से कराया। बीजेपी के सांसदों ने मेज थपथपाकर इन विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। इन मेहमानों में जाम्बिया की नेशनल असेंबली यानी कि वहां की संसद की स्पीकर नेली मुत्ती और जाम्बिया के सांसदों का एक शिष्टमंडल आज हमारी संसद में, विदेशी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल, शिष्टमंडल हमारी संसद में आया। जाम्बिया की संसद की स्पीकर और अन्य मेहमानों ने हाथ जोड़कर और प्रणाम की मुद्रा बनाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अभिवादन स्वीकार किया। भारत से 6700 किलोमीटर दूर से आए जाम्बिया के सांसद भारत में संसद की कार्रवाई देखने के लिए लोकसभा पहुंचे थे, जहां उन्हें मतलब विदेश दीर्घा में बिठाया गया। ये वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 करोड़ से भी कम आबादी वाले देश जाम्बिया से आया इस प्रतिनिधिमंडल को उम्मीद रही होगी कि आज वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी कि भारत की संसद से कुछ सीख कर जाएंगे। लेकिन सिर्फ 1.25 मिनट में क्या हुआ, तस्वीरें देखिए। अपनी ओर से और इस सभा में माननीय सदस्यों की ओर से भारत के दौरे पर आई जाम्बिया गणराज्य की नेशनल असेंबली की स्पीकर माननीय सुश्री नेली मुत्ती और जाम्बिया के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मानित अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जाम्बिया का संसदीय शिष्टमंडल बुधवार 1 फरवरी 2023 को भारत पहुंचा और शिष्टमंडल के सदस्य अब विशेष दीर्घा में आसीन हैं। मैं भारत से वापसी के पहले दिल्ली के अतिरिक्त शनिवार 4 फरवरी 2023 को वह आगरा का भी भ्रमण करेंगे। हम अपने देश में उनके सुखद और सार्थक प्रवास की कामना करते हैं। हम जाम्बिया के शिष्टमंडल के माध्यम से जाम्बिया गणराज्य के संसद सदस्यों, वहां की सरकार और मित्रवत जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। चलिए देखिए, अब तक आप ये समझ चुके हैं कि लोकतंत्र का मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विदेशी सांसद आज हमारी संसद में आए भारत की आन बान और शान को देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन सिर्फ 1.25 मिनट में भारत आए इन मेहमानों की आशा निराशा में बदल गई। लोकसभा अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की इजाजत दी, इनको लगा कि ये कुछ सीखेंगे, विदेशी मेहमान आज हमारी संसद में आए थे। वैसे ही विपक्ष के सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वो हंगामा, शोर शराबा, वही तस्वीरें। विपक्षी सांसद हाल ही में घटी कुछ घटनाओं पर बहस की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पहले प्रश्नकाल चलने दीजिए, विदेशी सांसद वहां हैं, पहले आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, फिर सबको अपनी बात कहने का पर्याप्त समय दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष के सांसदों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो अपनी सीटों से उठकर हंगामा करने लगे। हंगामा इतना बढ़ गया कि कार्रवाई नहीं हो पाई। कार्रवाई शुरू होने के 2 से 3 मिनट के अंदर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, करनी पड़ी। और इसी के साथ दूर देश से आए, मतलब 6700 किलोमीटर दूर देश से आए विदेशी सांसदों का सपना टूट गया। तो सीखने आए थे, मतलब जो भारत के लोकतंत्र के मंदिर के दर्शन करने आए थे, विपक्ष के हंगामे की वजह से अक्सर, देखिए हम जानते हैं अक्सर संसद की कार्रवाई स्थगित होती रहती है, इसमें कोई नई बात है भी नहीं और विपक्ष को संसद में जरूरी मुद्दे उठाने का हक भी है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन विदेशी सांसदों के सामने ये जो तस्वीरें थीं, जो विदेशी आए थे हमारे लोकतंत्र के मंदिर में सीखने के लिए, हम ये सवाल कि क्या कुछ देर के लिए जब तक विदेशी मेहमान संसद पर बैठे थे, कम से कम आपसी टकराव हो, हल्ला हंगामा, कम से कम तब तक के लिए आपसी विवादों के किनारे क्या नहीं रखा जा सकता था? और प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और प्रश्नकाल चले
इसकी चिंता है सभी आपके माध्यम से विधानमंडल माननीय के मंत्री सम्मेलन जी में इसकी चिंता व्यक्त की जानना थी चाहूंगी और सभी माननीय हम विधानमंडल सभी के अध्यक्षों ने जानते कहा है प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए। पानी का सबसे बड़ा आप सदन को कंजम्पशन चलाना जो नहीं है चाहते, वो आप सिंचाई सदन के की मर्यादा हेतु नहीं होता रखना है। चाहते हैं। माननीय सदन मंत्री जी ने बहुत चले विस्तार से अपने बुनियादी मेरे सवालों प्रश्न को का आप उत्तर भी दिया है। उठाएं, मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हम दूंगा। सभी जानते हैं हमारे नो। माननीय प्रधानमंत्री जी नो, प्लीज जाइए अपनी सीट पर। नो, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करना। प्लीज जाइए अपने सदन पर जाइए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है जब माननीय सदस्यों के प्रश्न पर सरकार से जवाब पूछते हैं, उस प्रश्नों से समस्या हल समाधान होती है। प्लीज जाइए अपने अपने सदन पर। और ये सब कुछ हो रहा था विदेशी सांसदों के सामने। मतलब देश के विपक्षी सांसदों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि विदेशी मेहमानों के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि भाई जाम्बिया से आया ये विदेशी सांसदों का शिष्टमंडल भारत की संसद की कार्रवाई को करीब से समझ ही नहीं पाया। वो तो सीखने आए थे, देखने आए थे, समझने आए थे। और हमने क्या किया, हमने क्या मैसेज दिया, क्या भारत का मैसेज दिया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र के मंदिर में विदेशी सांसद आ जाए और हमने क्या किया। मतलब सोचिए, विदेशी सांसद जो भारत से सीखने आए थे उनको हम क्या सीख दे पाए, हम क्या सिखा पाए, हमने क्या मैसेज दिया। ये सब उस देश में हो रहा है, सोचिए, जहां अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है। ये सब उस देश में हो रहा है जो वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। और हमने क्या किया, मतलब यानी कि पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। ये सब उस देश में हुआ जहां हर साल करीब 2 करोड़ विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। ये सब उस देश में हुआ जो पर्यटकों की वजह से हर साल 13 लाख करोड़ कमाता है। ये पर्यटक भारत की जीडीपी में करीब 6% का योगदान करते हैं। ये आंकड़े बताना आपको जरूरी नहीं है। देखिए, इतना नहीं, पर्यटन मंत्रालय ने इस साल 1 लाख से ज्यादा विदेशी डेलीगेट्स को भारत घुमाने की योजना बनाई है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि सितंबर के आसपास होने वाले G20 सम्मेलन से पहले विदेशी मेहमानों के सामने जो भद्र पिटवाई वो तो अलग। अब हो ये रहा है कि G20 सम्मेलन से पहले इन मेहमानों के जरिए भारत की संस्कृति, हमारी मेहमान नवाजी, भारत की सांस्कृतिक विरासत और लोकतंत्र और अतिथियों के प्रति हमारे सम्मान की भावना को दुनिया के कोने कोने तक फैलाया जा सके। यही मकसद है ना। इसके लिए कल ही बल्कि विजिट इंडिया इनिशिएटिव 2023 की शुरुआत की गई। मकसद यह है कि इस साल भारत आने वाले 1 लाख विदेशी प्रतिनिधि जब भारत की संस्कृति से अभिभूत होकर अपने अपने देश वापस जाएं, तो वो वहां जाकर एक तरह से भारत के ब्रांड एम्बेसडर साबित हो और बाकी लोगों को भी भारत घूमने के लिए प्रेरित करें। वो बताएं कि ये है भारत, ये है भारत, ये है ब्रांड इंडिया। लेकिन ब्रांड इंडिया में बदनामी ब्रिगेड, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। जानते हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल के आखिर में आप जानते हैं देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार G20 सम्मेलन का आयोजन होगा दिल्ली में। अब G20 की जो है प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20s। ये दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। यह है भारत की ताकत। इस समिट के दौरान अमेरिका, ये देखिए आप तस्वीरें, ये आपको पता होना चाहिए, गर्व करने वाली खबर है। ये इस समिट के दौरान अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और तुर्की के राष्ट्रपति से लेकर ब्रिटेन, जापान जैसे देशों के प्रधानमंत्री तक शामिल होंगे भारत में। G20 समिट इंडिया करने जा रहा है, इंडिया की प्रेसिडेंसी है। इसके अलावा इस समिट में यूएई, सऊदी अरब समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। और हम क्या मैसेज दे रहे हैं संसद में? कुल मिलाकर खबर यह है कि भाई दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता और उनके प्रतिनिधि उस समय भारत में होंगे। यह भारत के लिए बहुत गर्व का क्षण होगा। लेकिन क्या गर्व के इस मौके पर भारत का विपक्ष भारत के सम्मान के साथ खड़ा होगा, या जो आज संसद में हुआ तब भी शायद वही होगा? राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर विपक्ष भारत की कूटनीतिक सफलता का हिस्सा बनेगा? और क्या दुनिया भर से आए इन मेहमानों को यह बताने में सफल हम रहेंगे कि हम अतिथि देवो भव की सिर्फ बात ही नहीं करते हैं, बल्कि उसमें विश्वास भी रखते हैं, हम सब एक हैं? ये मेरे कुछ सवाल थे, लेकिन मुझे लगता है इसका जवाब है नहीं।
क्योंकि ट्रेलर तो दिख चुका है G20 को लेकर भी, जो संसद में हुआ वो ट्रेलर मैंने आपको दिखाया। और G20 भारत में एक वर्ग अभी से इस बात से परेशान है कि भारत G20 जैसे शक्तिशाली समूह की मेजबानी करने वाला है। ये कैसे हो सकता है? भारत में होने वाले G20 समिट का लोगो सामने आता ही इन लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिया। आपको याद होगा, सवालों के केंद्र में था, सवाल अभी से उठाने शुरू कर दिया। भाई G20 को लेकर भी लोग परेशान हैं कि इंडिया की प्रेसिडेंसी, इंडिया कैसे इसकी मेजबानी कर सकता है। कोई नहीं समझ रहे आपका इंडिया मेजबानी कर रहा है, भाई आपका नाम हो रहा है, पूरी दुनिया में भारत का नाम होगा। G20 सम्मेलन का लोगो जिसमें कमल का फूल अंकित है, याद है ना आपको ये? अब विपक्ष ने आरोप लगाया कि G20 सम्मेलन के जरिए बीजेपी अपनी पार्टी के चिन्ह का प्रचार कर रही है। इस पर भी सियासत, G20 पर भी सियासत। अब ये लोग भूल गए कि 70 साल पहले जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे ना, तब 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के तौर पर इसी कमल के फूल को नेशनल एम्बलम का हिस्सा बनाया गया था। देखिए खैर ये टॉपिक नहीं है, ये आपको बताना था, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि भारत जब जब दुनिया में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है ना, जब दुनिया में भारत का नाम होता है, जब दुनिया में भारत का डंका होता है, जब पूरी दुनिया भारत को सम्मान देती है, चाहे संसद में विदेशी सांसद आए हों, चाहे G20 हो, भारत के कुछ लोग, जिसे आप ब्रांड इंडिया की बदनामी ब्रिगेड भी कह सकते हैं, वो दुनिया में भारत को मिल रहे सम्मान से भी ना परेशान हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं है, जब जब कोई विदेशी मेहमान भारत आता है ना, तब भी कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से देश के सम्मान में बट्टा लगाने से बाज नहीं आते हैं। ये ब्रांड इंडिया की कहानी को समझिएगा जो आपको समझा रहे हैं। आपको याद दिलाते हैं, याद करिए, मतलब विदेशी कोई भी आता है ना, उसके सामने ऐसी छवि पेश करने की कोशिश की जाती है इंडिया की कि हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ये हो रहा है। याद करिए ना, फरवरी 2020 अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आए थे। याद है आपको क्या हुआ था उस दौरान? कैसे देश की राजधानी दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया गया था, याद है आपको? दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपनी चार्जशीट में भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को ध्यान में रखते हुए ही इन दंगों की प्लानिंग की गई थी। विदेशी मेहमान आया और ये गैंग परेशान। पूरी दुनिया में भारत को बदनाम किया जा सके, विदेशी मेहमान आ गया है ना, डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, और नरेटिव खड़ा किया जा सके कि भारत में अल्पसंख्यकों पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। ये मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए, लेकिन यार ये सिर्फ अकेला उदाहरण नहीं है। आपको याद होगा अभी पिछले महीने आपको ये तस्वीर याद है ना, यहां पर भी भारत की शान बढ़ रही थी, भारत को गर्व करने वाली तस्वीरें थी। ये विघ्न संतोषी लोग इससे भी परेशान हो गए कि पूरी दुनिया के विदेशी सैलानी, पूरी दुनिया भारत की आन बान और शान और सांस्कृतिक ताकत को देखेगी। ऐसा भाई ब्रांड इंडिया कैसे प्रमोट हो रहा है, ये इंडिया के लोग परेशान होते हैं। आपको याद होगा यही पिछले महीने भारत के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक चलने वाले दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह क्रूज अब पटना पहुंचा भी नहीं था, फेक न्यूज फैला दी गई, नदी में अटक गया, गंगा विलास अटक गया, अफवाहें फैलाई गई। कहा जाने लगा कि गंगा पर चलने वाले इस क्रूज पर शराब परोसी जाती है। कोशिश की गई कि क्रूज के जरिए 51 दिनों के भारत भ्रमण पर निकले विदेशी पर्यटकों के मन में भारत की अच्छी छवि ना बन जाए, खराब छवि जाए, भारत को नीचा दिखाया गया। गंगा विलास के मामले में भी हुआ था। और आपको याद होगा देश नहीं झुकने देंगे में हमने गंगा विलास को लेकर फैलाई जा रही फेक न्यूज का सच भी आपको बताया था। दरअसल यहां भी विदेशियों के सामने भारत को बदनाम करने की होती है। ये विघ्न संतोषी लोग हैं यहां पर कुछ। सोचे दुनिया का सबसे लंबा आलीशान क्रूज क्या भारत की शान नहीं है भाई? सिर्फ अफवाहों के नाम पर भारत की उपलब्धि का अपमान क्यों? संसद से कहानी जो शुरू हुई है वो गंगा विलास तक आई है, अभी समझिएगा इसके पीछे कौन सा इकोसिस्टम है जो भारत की बदनामी में जिसका नाम होता है, मोदी विरोध में जो देश की सांस्कृतिक और उसकी संस्कृति का विरोधी हो जाता है। सोचिए सब उस भारत में हो रहा है। आज अपनी भारत की बात करिए ना, गर्व करिए। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कहां है? इंडिया में। सोचिए सब उस देश में हो रहा है जहां मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया के दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? आप जानते हैं, इंडिया है। भारत, हमारा हिंदुस्तान, वो देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो देश जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो देश जिसको आईएमएफ कह रहा है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होगी 6.1 जीडीपी के साथ, चीन भी पीछे होगा, वो देश जो सौर ऊर्जा के मामले में दुनिया में 4थे नंबर पर है, वो देश जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के मामले में आज दुनिया में 6ठे नंबर पर है। यह है भारत का कद।
और विदेशी आते हैं तो आप बदनामी कराते हैं। देखिए, भारत में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी कि विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इस समय भारत की 52 साइट्स हैं। अगर कोशिशें सफल रही और विघ्न संतोषी लोग अपने एजेंडे में कामयाब नहीं हो पाए, भारत की बदनाम ब्रिगेड अगर ये कोशिशें सफल रही तो इनमें से बहुत सारी साइट्स को विश्व धरोहर घोषित कर दिया जाएगा और तब दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता वाले देश में दुनिया की सबसे ज्यादा विश्व धरोहरें मिलेंगी हमारे देश में। इन्हें देखने करोड़ों लोग भारत आते हैं। अब समझिए, जाम्बिया से जो सांसद भारत आए थे ना, वो इन्हीं साइट्स में से एक आगरा घूमने जाएंगे, जहां दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल है। तो ये सब गर्व करने वाली चीजें हैं। लेकिन आप सोचिए, जब जाम्बिया का ये प्रतिनिधि दल आगरा में होगा तो इनके मन में क्या चल रहा होगा। ये तो सीखने आए थे, 2 मिनट में एडजर्न हो गई कार्रवाई, हो हंगामा, शोर शराबा। ये लोग क्या सोच रहे होंगे? आप शायद सोच रहे होंगे कि जिस देश के माननीय सांसद अपने मेहमानों की परवाह नहीं करते हैं, उस देश के आम लोग बाहर से आए मेहमानों के साथ क्या क्या करते होंगे। ये डर कुछ हद तक सही भी है और आपने देखा भी है कि आरोप भी इस तरह के लगते हैं कि विदेशी जो पर्यटक आते हैं उनके साथ व्यवहार को लेकर सवाल उठते हैं। समझना जरूरी है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में शुभमन गिल ने 7 छक्कों के साथ जोड़ा शतक। न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने 2-1 से जीती सीरीज। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी गई नेपाल से अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाएं। विशेष पूजन और मंत्रोच्चार से गूंजी अयोध्या। कार्यक्रम में अयोध्या के साधु संतों के अलावा कुछ खास लोग भी हुए शामिल। पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शालिग्राम शिलाओं की विशेष पूजा की। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। राम की नगरी अयोध्या पहुंचने पर शालिग्राम शिलाओं का भव्य स्वागत किया गया। शिला पर फूल भी बरसाए गए। रथ पर खड़े लोग बड़े बड़े पताके लहराते हुए राम नाम का जयकारा लगाते दिखाई दिए। अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं पर छेनी हथौड़ी चलाने का विरोध। परमहंस आचार्य बोले, छेनी हथौड़ी भगवान के ऊपर चली तो जान दे दूंगा। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध। संतों ने रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान देने का लगाया आरोप। पुतला फूंककर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। संसद में विपक्ष का हंगामा शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई दोनों सदनों की कार्यवाही। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर होनी है चर्चा। मेघालय और नागालैंड में बीजेपी का चुनावी फॉर्मूला तय। मेघालय की सभी 60 सीटों पर लड़ने का फैसला। नागालैंड में 40 सीटों पर एनडीपीपी और 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। उत्तर प्रदेश में एमएलसी की 5 सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर। समाजवादी पार्टी के लिए कम से कम 1 सीट पर जीत जरूरी, नहीं जीतने पर छिन जाएगी विधान परिषद में नेता विपक्ष की कुर्सी।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुर्रियत नेता काजी यासिर पर बड़ी कार्रवाई की गई। यासिर की अवैध संपत्ति को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी आईडी ब्लास्ट मामले का पर्दाफाश। पुलिस ने एक टीचर समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। लश्कर के संपर्क में थे तीनों आरोपी। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक बर्थडे पार्टी का हैरान करने वाला मामला आया सामने, जहां डांस करते वक्त 2 लड़कों ने तमंचा लोड करते दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शादी में एक आदमी की हवा में फायरिंग का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसकी लाइसेंसी पिस्टल भी जब्त कर ली है। पटना में एक शादी समारोह में मामूली विवाद के बाद फायरिंग, गोली लगने से घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीसीटीवी वीडियो की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दिखा पुलिस का खौफ। करीब 70 बदमाश एक साथ हाथों में तख्ती लेकर संडीला थाने में हाजिरी लगाने पहुंचे। पुलिस ने उनकी परेड कराई और अपराध से दूर रहने की नसीहत दी। बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी का वीडियो वायरल। प्रोबेशनर डिप्टी कलेक्टर को अपशब्द बोलते नजर आए। पटना सचिवालय थाने में करवाएंगे आईएएस के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में छत तोड़कर मिठाई की दुकान में चोरी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बुर्का पहनकर दुकान से चोरी करते हुए पकड़ी गई महिला। पुलिस ने 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड चोरी की वारदात। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में कुत्ते ने बच्ची पर किया हमला। मां ने थाने में की शिकायत। पुलिस कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में बेटे पर बुजुर्ग पिता की हत्या का आरोप। मामूली विवाद में बेटे पर पिता की बेरहमी से पिटाई कर हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक यात्री के पास से 33 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। साबुन की शक्ल में छुपाकर लाया गया था ड्रग्स। हरियाणा के अंबाला में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी। बिजली विभाग ने 1900 से ज्यादा घर और दुकानों पर की छापेमारी। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। हरियाणा के अंबाला में पुलिस लाइन कार्यालय में खुला रोटी बैंक। जरूरतमंदों को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मिलेगा खाना। एडीजीपी श्रीकांत जाधव ने किया उद्घाटन। गुजरात के अमरेली में घर की चौखट तक पहुंचा शेरों का झुंड। गाय का शिकार करने आए शेरों का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी जारी। चारों तरफ बर्फ की जमी मोटी परत। बर्फबारी के बीच भारी संख्या में पहुंचे सैलानी। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में लगातार हो रही है भारी बारिश। तेज बारिश के कारण स्कूल और कॉलेजों में 1 दिन की छुट्टी घोषित की गई। मध्य प्रदेश के उमरिया में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पूरी तरह जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़कने की आशंका। हैदराबाद के एक गोदाम में आग लगने से मची अफरा तफरी। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। जम्मू के नरवालिया ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। घटना में अभी तक किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरियाणा के सिविल सचिवालय में हुआ हादसा। 7वीं मंजिल से एक शख्स नीचे गिरा। घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेंगलुरु में दिखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क दुर्घटना में मां बेटी की दर्दनाक मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सामान से भरा ट्रक पलटा। ट्रक की चपेट में आने से एक गाड़ी हादसे का शिकार। मशीन की मदद से ट्रक को हटाया गया। बेंगलुरु में 20 साल के लड़के की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुवाहाटी में पहली G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया उद्घाटन। 2 दिनों की बैठक में 94 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द समाधान के आदेश दिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। त्रिवेणी में लगाई आस्था की डुबकी। संगम तट पर लगे माघ मेले में भी पहुंचे। लंदन में 10 सालों में सबसे बड़ा प्रदर्शन। 5 लाख लोग हुए शामिल। बढ़ती महंगाई के बीच वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर की तलाशी पूरी। बाइडेन के घर से एफबीआई को नहीं मिला कोई सरकारी दस्तावेज। कैरोल्टन के डलास में सड़कों पर मस्ती करते दिखे डॉग। बर्फ के बीच दौड़ता और फिसलता डॉग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल।
गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की मिसाइलों ने मचाई तबाही। फिलिस्तीन की महिला कैदियों की तस्वीर आने पर हमास ने दागे थे रॉकेट। जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने तबाह किया हमास का बेस कैंप। पाकिस्तान के पेशावर में हुए हमले के बाद सड़कों पर उतरी पुलिस। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमले की सही तरीके से जांच नहीं हुई तो पेशावर के सभी पुलिसकर्मी सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। पाकिस्तान में महंगाई से हालात हुए और बेकाबू। पेट्रोल और डीजल के बाद रोजमर्रा के सामानों की कीमत ने भी छुआ आसमान। 226 रुपए लीटर हुआ दूध। महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की जनता इस इलाके में और 200 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। किसी आदमी से बात करता है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये उस पोस्ट पे है। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। बाबा का दरबार, हिंदुत्व पर जय जयकार। हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे। संगम नगरी से हिंदू राष्ट्र का शंखनाद। हिंदू समाज एक साथ है और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। आई रिक्वेस्ट यू, हम ऑल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठटरी। सनातन ही राष्ट्रीय धर्म, नए सेनापति धीरेन्द्र शास्त्री। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। हम ये घोषणा करते हैं, आज एक शंखनाद करते हैं कि पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए चाहे हमारी जान का न्यौछावर भी क्यों ना करना पड़े, हम करने को तैयार हैं। धर्म के कुरुक्षेत्र में सनातन के लिए युद्ध। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। इस्लामिक देश हैं, क्रिश्चियनी देश हैं, तो क्या एक हिंदुओं के लिए एक हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? सनातन के लिए बाबा का धर्म युद्ध। और ये जो इस्लाम वाले और ये ईसाइयत वाले तो हद ही कर देते हैं। कुछ अपने जो है प्रशिक्षित चेलों को मंच के ऊपर लेके आएंगे, हाउ करते हुए उनको लिटा देंगे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में। विरोधियों पर प्रहार, बाबा की ललकार। ऐसे सैकड़ों धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं और गए हैं। हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। संतों की सेना, बाबा की डुबकी, हिंदू राष्ट्र का संकल्प। अब देखिए बात आगे बढ़ रही है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का शंखनाद कर दिया है। आज क्या हुआ आज समझिए। आज दरअसल हुआ यह कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने संगम नगरी प्रयागराज में जाकर डुबकी लगाई, दिव्य दरबार लगाया। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है ना, और इस मौके पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि अब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दो। दिव्य दरबार से निकल कर प्रयागराज में साधु संतों के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। संत समाज ने अब धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा को अपना सेनापति लग रहा है चुन लिया। बाबा ने खुलेआम सनातन विरोधियों को चेतावनी दे दी है। ये तस्वीरें भी हैं जब डुबकी लगाई बागेश्वर बाबा ने, वो तस्वीरें आपके सामने। और डंके की चोट पर हिंदू राष्ट्र का एजेंडा फिक्स कर दिया बाबा बागेश्वर। साफ है कि बाबा बागेश्वर ने भारत में सनातनी राष्ट्र के लिए अश्वमेध प्रारंभ कर दिया है। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में। हिंदू शेर है, भगोड़े नहीं है। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला। संगम की पवित्र नगरी में हिंदुत्व का जयकारा लग रहा है। संगम नगरी में बाबा सबसे पहले गंगा किनारे पहुंचे।
गुरुवार को पीले कपड़े धारण किए बाबा ने मां गंगा का आचमन किया और उसके बाद पवित्र संगम में डुबकी लगाई। बाबा को चारों तरफ से श्रद्धालुओं ने घेर रखा था और जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने अपने प्रण को दोहराया और संगम नगरी से हिंदू राष्ट्र का उद्घोष कर दिया। हिंदू समाज एक साथ है और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। बाबा बागेश्वर ने कई मंच से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। उनके इन बयानों का मतलब साफ है कि वो डिगने वाले नहीं हैं और देश में उनके खिलाफ विरोधी कैसा भी चक्रव्यूह तैयार कर लें, बाबा बागेश्वर उसे भेद कर ही दम लेंगे। ये उनकी भीष्म प्रतिज्ञा है। सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं, बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे। आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के संकल्प के बाद देश में महासंग्राम छिड़ गया है। बाबा बागेश्वर ने भी हिंदू राष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री ने उत्तर प्रदेश का रुख किया है और जगह चुनी संगम नगरी प्रयागराज। प्रयागराज में माघ मेला हो रहा है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री शामिल हो रहे हैं। बाबा ने ठान लिया है कि वो अपने एजेंडे को लेकर सिर्फ दिव्य दरबार तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले देवभूमि उत्तराखंड में बाबा ने संतों को निमंत्रण दिया था और अब पवित्र संगम के द्वार पर बाबा ने अपना दरबार लगा दिया है। माघ मेले में बड़े बड़े साधु संतों का जमावड़ा शुरू हो गया है जिनसे बाबा बागेश्वर की मुलाकात होने वाली है। हिंदू समाज एक साथ है और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। चमत्कार और दिव्य दरबार की बात करने वाले बाबा ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को अलग धार दी है। पहले भूत प्रेत, तंत्र, जादू टोना और चमत्कार की बात करने वाले बाबा के दरबार में सनातनी हिंदू, धर्मांतरण, हिंदू राष्ट्र और रामचरितमानस जैसे शब्दों की मात्रा बढ़ गई है। हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री आक्रामक हैं। इन्हीं तेवरों की वजह से भारत का बड़ा हिंदू वर्ग 26 साल के कथावाचक को हिंदुत्व का सेनापति बना चुका है। बाबा बागेश्वर सियासत के केंद्र में आ चुके हैं। जिस हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को किसी दल ने उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई, आज बाबा बागेश्वर की वजह से देश में उस पर बहस छिड़ी है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हम ये घोषणा करते हैं, आज एक शंखनाद करते हैं कि पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए चाहे हमारी जान का न्यौछावर भी क्यों ना करना पड़े, हम करने को तैयार है। इसीलिए हम बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आज अपना पुत्र मानते हुए मैं उनके साथ, हमारा पूरा किन्नर समाज उनके साथ हाथ से हाथ और कदम से कदम मिलके चलने को पूर्णता तत्पर है। बाबा बागेश्वर अपने दरबार में चमत्कार दिखाते हैं तो उसी दरबार में अपने विरोधियों पर भी पूरा निशाना बना रहे हैं। बागेश्वर के समर्थन में जन सैलाब है तो उनके विरोधियों की फौज भी खड़ी हो चुकी है जो बाबा के खिलाफ मोर्चा उठाए हुए हैं। मैं ऐसे ढोंगियों के पास जाने में विश्वास नहीं करता हूं। जो ढोंगी है, पाखंडी है। अभी कुछ धर्माचार्यों के ढोंग और पाखंड बाहर समझ में आ गए। एक से एक बड़े हत्यारे बैठे पड़े हैं और वो जिस तरीके से पाखंडवाद को बढ़ावा देकर हजारों साल देश को फिर पीछे की ओर ले जाना चाहते हैं। आज वैज्ञानिक युग है। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश आज धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं और गए हैं। दिव्य दरबार और अंधविश्वास से शुरू हुआ विवाद हिंदू राष्ट्र तक पहुंचा।
लेकिन पूरे घमासान से धीरेंद्र शास्त्री का प्रभुत्व और बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल हो या हिंदुत्ववादी संगठन, आज हर कोई धीरेंद्र शास्त्री में सनातन का नया स्टार देख रहा है। उन्हें पोस्टर बॉय बनाया जा रहा है और बाबा अपने नए रूप का नया दरबार लगा रहे हैं। हम जब तक जिएंगे हमारे तन में प्राण रहेगा। माय डियर ऑल ऑफ पर्सन, आई रिक्वेस्ट यू, हम ऑल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठठरी। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। आगे बढ़ेंगे। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान को समझाया था कि वो अपने आंगन में जो आतंकवाद का सांप पाल रहा है ना, वो एक दिन उसे भी डस सकता है। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कहा था कि जो देश आतंकवाद को राजनीतिक हथियार, टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी खतरा है। और पालो घर में सांप। नतीजा देखिए, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। शायद ये बात पाकिस्तान को थोड़ी बहुत समझ आ गई हो। जब पेशावर में मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। आज की बड़ी खबर है, अस्पताल में भर्ती कई लोगों की हालत अब भी गंभीर है। पेशावर पुलिस ने मस्जिद पर हुए हमले का सीसीटीवी वीडियो भी जारी कर दिया है, आपके सामने है, जिसमें आत्मघाती आतंकवादी पुलिस की वर्दी में आया। इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने ले ली है। अब इस हमले के बाद अब हुआ क्या है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि घर में अगर सांप पालोगे तो वो पड़ोसी नहीं, आपको भी डसेगा और आपको भी मारेगा। अब समझिए, इस हमले के बाद पाकिस्तान के 2 मंत्रियों का बयान अब आया है, जिसमें अब पाकिस्तान ने भी माना, मतलब अब उन्होंने माना कि मुजाहिदीन पाकिस्तान ने बनाए हैं, जो आतंकवादी बन गए, गलती हो गई। अब मान रहा है पाकिस्तान। तमाही गलती, कौमी गलती ये हुई हैं, ये लैप्सेस हुई हैं। कोई ज़रूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की, कोई ज़रूरत नहीं थी कि किसी भी जो है वो आलमी ताकत या किसी के भी कहने पे हमें जो है वो उस लड़ाई में जो है वो शामिल होने की। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया और उसके बाद फिर दहशतगर्द जो है वो खुद बन गए। मैंने कल भी कहा था कि हिंदुस्तान में मस्जिदों के नमाजियों के साथ वो कुछ नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। ना इजराइल में मस्जिदों के नमाजियों के साथ वो कुछ होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है, कि नमाजियों के ऊपर मस्जिद के अंदर इबादत के वक्त जो है कत्लेआम जो है ना हिंदुस्तान में होता है ना इजराइल में होता है, जो दुश्मन है हमारे। अब आपको लग रहा होगा कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की अक्ल अब शायद ठिकाने आ गई है। पेशावर में मस्जिद में जिस तरह नमाज पढ़ते हुए नमाजियों को मस्जिद में आत्मघाती ब्लास्ट से उड़ा दिया गया, उससे शायद अब पाकिस्तान की आंखें खुल गई है। जब वो कह रहा है कि हमने गलती की, हमने दहशतगर्दों को बनाया, वो आतंकवादी हम ही ने बनाया, अब पाकिस्तान मान रहा है। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि भाई पाकिस्तान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सलाह अब याद आ रही होगी पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान अभी भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की राष्ट्रीय पॉलिसी पर आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के लिए खतरा है अगर आतंकवाद तो गुड है, हमारे ऊपर है तो वो बैड टेरर। आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को समझने से पहले आपको वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनना चाहिए। पाकिस्तान में कई लोग वो बयान सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि उस वक्त समझ लेते जो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सिखा रहे थे तो आज ये हालत ना होती। पाकिस्तान में कई लोग ये बयान सुन रहे हैं। 2021 संयुक्त राष्ट्र, जिसमें पाकिस्तान को नसीहत दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोदी वाणी पूरी तरह से सही साबित हुई है। सुनिए आप। सिर्फ थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद
उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी घर में नहीं निवाला, आतंकी क्यों पाला? और पालो घर में सांप। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 12 साल पहले अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान की मंत्री हिना रब्बानी खार को आतंकवाद पर नसीहत दी थी। ऐसा नहीं कई बार समझाया गया पाकिस्तान को, अब डूब रहा है तो समझ में आ रहा है। सितंबर 2012 में पाकिस्तान के दौरे पर गई अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि जब आप अपने घर के आंगन में सांप पालते हैं तो उसको लगता है कि पड़ोसी को डसेगा, वो पालने वालों को भी डस लेता है सांप। ये हिलरी क्लिंटन ने हिना रब्बानी खार के सामने कहा था, पाकिस्तान को उस वक्त भी समझाया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने आंगन में आतंकी सांप पालने बंद नहीं किए। नतीजा यह हुआ कि 3 साल बाद दिसंबर 2014 को पेशावर में ही एक स्कूल पर तहरीके तालिबान के आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। याद है ना, बड़ा खौफनाक हमला था। स्कूल में जिहाद और बदले के नाम पर स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को बंधक बना लिया गया था। पाकिस्तान में मासूम बच्चों को गोलियां मारी गई थी। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने अपने आंगन में बड़े लाड़ प्यार से पाला था, उन्हीं आतंकवादियों ने पेशावर में ही आर्मी स्कूल के 141 बच्चों की हत्या कर दी थी। 141। और पालो घर में सांप। टीटीपी ने कहा है कि तालिबान ने कहा है कि उसने बच्चों की हत्या इसलिए की क्योंकि उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना उनके परिवारों पर हमला कर रही है। अब वही तालिबान जिसको पाकिस्तान ने बनाया। मतलब आज जिस तरह पाकिस्तान आतंकवाद पर अपनी गलती अब मान रहा है ना, वैसे तो बहुत देर हो चुकी है लेकिन चलिए अब मान रहा है, उस वक्त भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि वो देश से आतंकवाद को खत्म करेंगे। तब नवाज शरीफ ने कहा था कि पेशावर में छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर आतंकवाद को खत्म करने के संकल्प को मजबूत किया है। लेकिन जानते हैं शर्म की बात क्या है? पाकिस्तान के लिए शर्म की बात यह है, उस नाकाम रोग स्टेट के लिए, नाकाम मुल्क के लिए शर्म की बात यह है कि उसने तब भी 141 छोटे छोटे बच्चों की हत्या को भी सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए इस्तेमाल किया। और हुआ ये, लग रहा था कि और सोमवार को पेशावर मस्जिद में ब्लास्ट के बाद भी ऐसा ही हो रहा है। और सवाल यही है कि जो 141 बच्चों की मौत के बाद भी नहीं समझ पाया, वो अब क्या समझेगा? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कैबिनेट मंत्री राणा सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की संसद में कह रहे हैं कि मुजाहिदीन तैयार करना उनकी गलती थी, कौमी गलती थी। ये पाकिस्तान अब मान रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ सरकार में बड़ा मजहबी नेता माने जाने वाला एक मौलाना, मतलब एक तरफ ये गलती मान रही है सरकार, एक मौलाना जो सरकार का बड़ा करीब है शहबाज सरकार का, वो अभी भी खुलेआम कह रहा है वही पाकिस्तान का असली चरित्र है। शहबाज सरकार के मंत्री मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने मजहब के नाम पर भस्मासुर, आतंक के भस्मासुर तैयार किए। लेकिन मजहब के आधार पर चलने वाले पाकिस्तान का एक मजहबी मौलाना अभी भी कह रहा है कि जो लोग मारे जा रहे हैं ना आतंकवाद की वजह से, वो दरअसल मजहब के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, इस मजहबी नेता का वीडियो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, सुनिएगा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया। आपको नहीं हो रहा होगा भरोसा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस मौलाना का वीडियो ट्वीट करा जिसमें वो कह रहा है कि ये जो आतंकवाद की भेंट चढ़ रहे हैं तो मतलब धर्म के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, जिसमें वो अपने ही देश में आतंकवाद के मारे जाने वाले लोगों की तुलना बकरे से कर रहा है। सुना दीजिए एक बार, सुनिए। मैं धमाकों से इतना परेशान नहीं कि जो मर रहे हैं शहीद हो रहे हैं, इससे मेरे मुल्क में ताकत आएगी। जो तो कुर्बानी से चीज बढ़ती है। बकरियां रोजाना ज़बह होती हैं, रेवड़ के रेवड़ नजर आते कि नहीं आते? कभी कम नजर आते। कुर्बानी से नहीं घबराना चाहिए, कुर्बानी आगे बढ़ने का जरिया है। चलिए, अब आपका मुगालता दूर हो गया होगा कि पाकिस्तान सुधर गया है। आपका मुगालता दूर हो गया होगा कि शायद पाकिस्तान की अकल अब ठिकाने आ गई है। नहीं, पाकिस्तान सरकार अभी भी ये जहरीला इसको ट्वीट कर रही है और ये बता रही कि देखिए तो सही कह रहा है ना,
बकरे कटते हैं तो लोग मर रहे हैं, इससे हम और ताकतवर होंगे। ये है पाकिस्तान का असली चरित्र। पेशावर में मस्जिद में आत्मघाती हमले और आतंकवादी तहरीके तालिबान को मजबूत करने के लिए शहबाज शरीफ की पार्टी इमरान खान को बताती है कि इमरान खान इसके लिए दोषी है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का दावा है कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 2008 में तालिबान से बातचीत की थी और तत्कालीन राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इमरान के कहने पर दोषी ठहराए गए टीटीपी तालिबान के कई आतंकवादियों को माफ किया। ये इमरान की डील थी तालिबान से। इमरान को दोषी ठहरा रही है सरकार और इमरान सरकार ने तालिबान के कई आतंकवादियों को जेल से छुड़वाया। मरियम नवाज का आरोप है कि इमरान खान के करीबी और आईएसआई के पूर्व प्रमुख जनरल हामिद फैज ने पेशावर में अटैक करवाया है। 2018 से लेकर 2022 तक जिन हालात से मुल्क गुजर कर आया, शुक्र करो पाकिस्तान बच गया है। शुक्र करो पाकिस्तान तबाही के धाने तक पहुंचकर वापस आ गया है, वरना ये तो अगले 12 साल का भी प्लान बनाकर बैठे थे मेरे भाइयों। और जिन्होंने 4 साल में मुल्क का ये हाल कर दिया, सोचो अगर वो 5 का टोला यहां पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता, जानते हो ना। लेकिन शहबाज शरीफ की पार्टी कैसे भूल गई कि जिस तरीके तालिबान को वो पाकिस्तान के लिए खतरा बता रही है, उसी तालिबान को पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो खुलेआम अपना बच्चा कहा करती थी। ये भूल गई शहबाज शरीफ की पार्टी। बेनजीर भुट्टो शहबाज सरकार में विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की मां हैं। पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर आदिल रजा का भी दावा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, पेशावर में हमला पाकिस्तानी फौज के इशारे पर ही हुआ है। पेशावर में मस्जिद में ब्लास्ट पाकिस्तानी फौज ने कराया है क्योंकि पाकिस्तानी सेना चुनाव में देरी कराना चाहती है। ऐसे ही आरोपों के बीच पेशावर में अब पुलिस प्रदर्शन कर रही है। ये देखिए हैरानगी वाली आज की बड़ी तस्वीर, पेशावर के बाहर वहां पर पेशावर में पुलिस प्रोटेस्ट कर रही है। अब पुलिस वालों का आरोप है कि मस्जिद पर हमले की ठीक ढंग से जांच नहीं हो रही है और आईएसआई और आर्मी इसके पीछे है। पुलिस प्रोटेस्ट कर रही है। चलिए, तो पाकिस्तान के एक चेहरे की बात हुई। एक चेहरा जिसमें पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता रहा है, अपनी गलती अब मान रहा है कि उसने तो मुजाहिदीन तैयार किए जो आतंकवादी बन गए। लेकिन दूसरी ओर यही पाकिस्तान है जो भारत में आतंकवाद का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। पूरी दुनिया का टेररिज्म का एपी सेंटर पाकिस्तान और भारत में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक पाकिस्तान ने ही दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को छिपाया हुआ था, जिसे अमेरिका ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया था। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी हाफिज सईद समेत कई आतंकवादी पाकिस्तान के राजदूत की तरह हैं। स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर स्टडी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, सुनिएगा, जिसमें कहा गया था कि आतंकवादियों को पालने में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है, पहले नंबर पर है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह है। सबसे पसंदीदा मुल्क है आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान। अलकायदा जैसे आतंकी संगठन का जन्म पाकिस्तान में हुआ। लश्कर ए तैयबा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और पाकिस्तान मानवता के लिए सीरिया से भी खतरनाक। चौंकाने वाली बात यह है कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट को 2016 में खुद नवाज शरीफ ने सही साबित किया था। क्या हुआ था, नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी को मासूम बताया था। नवाज ने उस वक्त क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना ने एक निर्दोष युवा को मार डाला, बुरहान वानी आतंकवादी। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts.
चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला। लेकिन अब बात राम राज्य की। आपको दिखाते हैं कैसे बड़ी खबर है। नेपाल से शालिग्राम पहुंचने के बाद अयोध्या में आज दीपावली मनाई गई है। भगवा जाएगा, राम राज्य अब आएगा। अच्छा लगना राम तुम्हारे इन चरणों में। आज जो है राष्ट्र मंदिर निर्माण हो रहा है, राष्ट्र के लिए राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। मेरा तीर्थ धाम। श्री राम जी ने तय कर लिया था कि मैं इस शिला में प्रवेश करूंगा और श्री राम जन्मभूमि यहाँ पर बनेगी। जी हाँ, बात कर रहे हैं नेपाल से अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाओं की। बहुत खूबसूरत तस्वीर, आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर, जिनसे अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम की प्रतिमा तैयार की जाएंगी। याद है ना, देखिए त्रेता युग में जैसे प्रभु राम 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे ना, अयोध्या नगरी में पवित्र शिलाओं के पहुंचने पर आज वैसा ही जश्न और उत्सव का माहौल नजर आया जैसे दिवाली है आज। अयोध्या आस्था, विश्वास और श्रद्धा की त्रिवेणी बनी हुई थी आज। बहुत सुंदर तस्वीर है। दोनों शिलाओं का अयोध्या के कारसेवकपुरम में भव्य स्वागत किया गया, उनकी विधिवत पूजा की गई। शिलाओं के अयोध्या पहुंचते ही बड़ी संख्या में भक्त देवशिला रथ के चारों ओर जमा हो गए। हर तरफ जय श्री राम के नारे लगाए जाने लगे। रथ पर खड़े लोग बड़े बड़े पताके लहराते हुए राम नाम का जयकारा जाप कर रहे थे। अयोध्या की सड़कों पर उत्साह और जश्न का माहौल था। शिलाओं पर फूल भी बरसाए गए। ये देखिए तस्वीरें आज की। इसके पहले अयोध्या की सीमा में दाखिल होते ही दोनों पवित्र शिलाओं का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। जैसे आज दीपावली है, आज प्रभु राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। और भारी सुरक्षा के बीच नेपाल से आई ये रामशिला गोरखपुर से अयोध्या पहुंची। देवशिला रथ के दोनों ओर खड़े भक्त फूलों की बारिश करते हुए नजर आए। ये वो शिला दर्शन आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। इस दौरान वहां सड़कों पर पुलिस का भी कड़ा पहरा दिखा। अयोध्या से पहले जहां जहां शिला पहुंची वहां ऐसी भीड़ जुटी जैसे प्रभु राम के दर्शन वो लोग कर रहे हैं। भारी भीड़ जुटी। पूरे रास्ते में इसकी पूजा की गई। पूजा पाठ के बाद दोनों शिलाओं को प्रभु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंप दिया गया। नेपाल के पोखरा से आई इन शिलाखंडों को धार्मिक नजरिए से विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब आपको एक बार 3 तस्वीरें दिखाते हैं। एक बार पूरा ट्रेलर आप समझ जाएंगे हुआ क्या आज। इन पवित्र शिलाओं ने 7 दिन में 373 किलोमीटर का सफर तय किया। नेपाल की पवित्र काली गंडकी नदी से पवित्र शिलाएं निकाली गईं। पोखरा में अभिषेक और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शिलाओं को 26 जनवरी को सड़क मार्ग से अयोध्या के लिए रवाना किया गया। बिहार के रास्ते यूपी के कुशीनगर और गोरखपुर होते हुए बुधवार को ये शिलाएं अयोध्या पहुंची। पूरी अयोध्या जय श्री राम के पवित्र नारों से गूंज उठी। शिलाओं के मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा की गई। इन्हीं देव शिलाओं से श्री राम की पवित्र प्रतिमा तैयार होनी है। साधु संतों में खासा उत्साह दिखा। आचार्यों और संतों का साफ मानना है कि इतने सालों की तपस्या का फल अब जाकर मिला है। जानते हैं ना श्री राम मंदिर की लड़ाई। सुना देते एक बार साधु संत और संत समाज क्या कह रहे हैं, वो आपको एक बार सुना देते हैं। पूजन अर्चन भी हो चुका है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेंट के रूप में, सौगात के रूप में समर्पित कर दिया गया है। सनातन संस्कृति को जो है, सनातन काल से जो अयोध्या और मिथिला का संबंध है, उसी संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए उसी क्षण को हम लोग याद कर रहे हैं जिस क्षण में त्रेता में जिस प्रकार और अयोध्या और मिथिला का संबंध था। यह भव्य पूजन हुआ है और हर्षोल्लास के साथ पूजन हुआ है। इतना मन आनंदित है जितना भूमि पूजन हमने कराया, तो जितना वो उस समय आनंदित था, अभी वो उतना आनंद आ रहा है। ये तो प्रभु का काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। मेरा बड़ा सौभाग्य है। शालिग्राम शिलाओं की पवित्र यात्रा के बारे में जानकारी भी आपको दे देते हैं। शालिग्राम शिलाओं को नेपाल के पोखरा से भारत नेपाल बॉर्डर तक लाया गया। उसके बाद इनका आगमन बिहार की धरती पर हुआ। फिर बिहार के मधुबनी, दरभंगा 373 किलोमीटर का सफर तय किया और फिर प्रभु राम अवध में लौट आए हैं।
खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाना जरूरी। सौभाग्य। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।